नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। ग्राम पंचायत नया तला वर्तमान सरपंच अशरफ अली, जिनके सरपंच प्रतिनिधि व समाज सेवी अब्बू खान से आरपीडी न्यूज टीम ने नया तला पंचायत में विकास कार्य और समस्याओं को लेकर खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान समाज सेवी ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में पक्के कार्यों के अंतर्गत बजरी के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं। इस कारण पीएम आवास और अन्य पंचायत के विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। साथ ही अब्बू खान ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक पंचायतवासी को लाभ मिले, आज तक यही मेरा प्रयास रहा है। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में समाज सेवी अब्बू खान के अपनी पंचायत में विकास कार्य और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नवा तला और पंचायत समिति है पाटौदी और जिला बाड़मेर, जिसके नवनिर्वाचित सरपंच है अशरफ अली। उनके जो पिताजी है प्रतिनिधि पुराने राजनेता है अब्बू खान जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वर्तमान जो सरकार कांग्रेस की सरकार है और ये भी कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता है और आज लंबे समय से राजनीति में चलते आ रहे हैं, लगभग 15-20 साल से। तो हम बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों पे, ग्राम पंचायत के और पंचायती राज के मुद्दों पे। तो आइए मिलते हैं अब्बू खान जी। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। तो सरपंच साहब, पहले तो आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए थोड़ा। राजनीतिक परिचय तो मेरा यही है कि बस हमारी ग्राम पंचायत अलग हुई थी 1995 में। पहले पाटौदी पंचायत थी जी। 95 में पहली बार जब पंचायत अलग हुई थी, मैंने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। उसमें विजयी हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद में दूसरी बार जी जब पंचायत 2000 में पंचायत के चुनाव हुए, बिल्कुल, तो उसमें मैं निर्विरोध वार्ड पंच चुना गया जी। और फिर 2005 के अंदर बिल्कुल फिर चुनाव हुए, तो मैं निर्विरोध वार्ड पंच भी हुआ और निर्विरोध उप सरपंच भी हुआ। बिल्कुल। फिर 2010 के अंदर बिल्कुल जब चुनाव हुए तो मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा। बिल्कुल। उसमें मेरे सामने थे वीरदाराम जी दर्जी जी। तो मैं कुछ 170 वोट से हार गया था। बिल्कुल। फिर 5 साल के बाद में चुनाव हुए 2015 में जी। 2015 में क्योंकि महिला सीट थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने मेरी पुत्र वधू को लोगों ने, ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने मिलकर उनको निर्विरोध सरपंच बनाया। क्या बात है जी। निर्विरोध सरपंच 5 साल के अंदर हमने खूब पंचायत के अंदर काम भी किए और पंचायत के लोगों का जो मेरे ऊपर भरोसा था, विश्वास था, उनको मैंने बनाए रखा। बिल्कुल। कम से कम 400-450 टाके मैंने नरेगा के अंदर बनाए। बिल्कुल। और शौचालयों की बात करें तो प्रथम वर्ष ही हमने जो है पंचायत को ओडीएफ कर दी थी। और उसके बाद में जो घर कोई अलग हुए थे, बच्चे अलग हुए, तो उनको भी हमने लिस्ट में जोड़कर उनके भी शौचालय बना दिए। और जहाँ जरूरत थी सार्वजनिक शौचालय की, जहाँ 10-20 घरें और वहाँ पर तकलीफ थी, तो हमने सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पिछले कार्यकाल के अंदर कम से कम 25-30 शौचालय बनाए हमने जी। और जहाँ पर सार्वजनिक टाके की जरूरत थी, हमने सार्वजनिक टाकों का निर्माण भी करवाया। कम से कम 25-30 टाकों के निर्माण करवाए। बिल्कुल। और इसके अलावा आंगनबाड़ियों के अंदर हमने 3 आंगनबाड़ी भवन निर्माण करवाए। तो पिछले कार्यकाल के अंदर बहुत सारा काम हुआ और लोगों का विश्वास भी जीता। इस हिसाब से जब दोबारा वोट आए 2020 के अंदर, तो लोगों की ज्यादातर राय थी कि भाई इन्हीं को वापस सरपंच बनाया जाए। बिल्कुल। तो हमने चुनाव लड़ा और जनता का आशीर्वाद रहा। 762 वोटों से मेरा पुत्र विजयी हुआ जी। और हमारे दिल के अंदर ये था कि भाई जितने लोग वंचित रह गए हैं, जिनको सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला है, उनको जो है लाभ देने की हमने पूरी कोशिश की है। और जो वंचित रह गए थे पिछले कार्यकाल के अंदर, क्योंकि 100% तो काम होता नहीं है, कोई कोई तो वंचित रह ही जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि भाई जो वंचित रह गए उन तक सरकारी काम एक न एक कोई न कोई पहुंचे। तो उसमें इस साल पहले शुरू में कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना के अंदर कोई काम ज्यादा हुए नहीं। उसके बाद में हमारे इस कार्यकाल के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बजरी। बजरी
जो रोक लगी हुई थी, बिल्कुल, तो सरकार के प्रयासों से और हमारे जो पूर्व राजस्व मंत्री हरीश जी चौधरी, वर्तमान में विधायक है बायतू के, इनके प्रयासों से बजरी शुरू तो हो गई, लेकिन ठेकेदार ने भाव इस तरीके के निकाल दिए कि आम गरीब आदमी पंचायतों के अंदर और जो अपने आवास प्रधानमंत्री आवास आए हुए हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हैं, क्योंकि बजरी 550 रुपए टन वहाँ से निकलती है जब नदी से, तो हमारे यहाँ पर 35 से 40 हजार तक एक गाड़ी पहुँचती है। अब एक गरीब आदमी आवास के अंदर 2 गाड़ी लाएगा तो उसके पैसे तो उसमें खर्च हो जाएंगे, हाँ बजरी के अंदर हो जाएंगे, तो फिर सारा काम इस हिसाब से अभी बिल्कुल मंदे पड़े हैं। जी जी। तो सरपंच साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि आज जो पीएम आवास है उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है गरीबों को आवास के लिए। उसके अंदर जैसे अभी आपने बताया कि 2 गाड़ी अगर बजरी लगती है तो 2 गाड़ियों में 80,000 रुपए तो बजरी खा गई, उसके बाद में 50-60 हजार रुपए बचते हैं, उसमें मकान नहीं बना पाएंगे लोग, इसलिए उसी कारण वो आज मकानों से वंचित बैठे हैं और बन भी नहीं पा रहे। तो बहुत ही अच्छा आपका सुझाव रहा है कि इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए जल्द से जल्द कि इस बजरी का समाधान हो, इसके रेट में सुधार हो, तो लोग बाग अपना काम कर सकेंगे। जैसे चाहे अगर बात करें पंचायत की, तो पंचायत स्तर पर भी अगर अपना मान लो सार्वजनिक शौचालय है या किसी प्रकार का अगर पक्के कार्य में निर्माण होता है उसमें भी बजरी खपत होती है, तो पैसा सारा बजट उसमें जा रहा है जी। तो बहुत अच्छा। तो सर नरेगा की बात करते हैं। नरेगा एक बहुत ही यानी कि केंद्र सरकार का एक चलाया हुआ बहुत ही अच्छा रोजगार है लोगों के लिए, लेकिन नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा रखा गया है कि 60 का कच्चे कार्यों का और 40 पक्के कार्यों का, इसके अंदर मान लिया कि नरेगा में हम आपके जो जनप्रतिनिधि है, आपके जो साथी है, उनसे भी मिले, हमने कई लोगों से बातचीत की है कि उसके अंदर जो बजट का अभाव है वो बहुत ही कम आ रहा है और बहुत ही लेट आ रहा है, क्योंकि बजट के अभाव से नरेगा में भी काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए नरेगा बंद पड़ी है। क्योंकि आज 2-2, 3-3 साल, 1-1, 2-2 साल एफडीओ नहीं होते हैं, बजट नहीं आता, तो कितनी देर चले? इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय यही कि बस इसी मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा था। बिल्कुल। कि भी 3 साल हो गए जी, करीबन 2.5 साल हो गए। बिल्कुल। तो 2.5 साल के अंदर सिर्फ पिछले महीने के अंदर थोड़ा बहुत बजट सरकार ने दिया था। वैसे घोषणा तो ये करी थी कि भाई मार्च तक का पेमेंट हम पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, लेकिन पेमेंट जुलाई तक आया। जुलाई से पहले जिन्होंने अपने बिल फीड किए थे उनका पेमेंट तो आ गया, जुलाई के बाद में जो बिल फीड हुए उनका बजट बाकी पड़ा है। तो बगैर बजट के आज हम काम करवाएं, तो ब्याज से पैसे लाकर अगर काम करवाएं और उसके बाद में फिर 5-10 लाख रुपए अगर आते हैं तो वो ब्याज के अंदर चले जाते हैं। तो इस हिसाब से सरपंच आज अधिकतर सरपंच जो है वो कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, ब्याज के अंदर डूबे हुए हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई काम जिस तरीके से मौके पर काम हो जाए, पूर्ण हो जाए, और जैसे ही काम पूर्णता प्रमाण पत्र हम देते हैं उस वक्त पेमेंट 10-15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, ताकि पंचायत का काम भी रोटेशन चलता रहे और लोगों को भी राहत मिले। वरना क्या है कि काम लेट होने से सरपंच भी फंस जाते हैं और मौके पर काम भी बराबर नहीं हो पाते हैं। पिछली बार हमारे पंचायती राज मंत्री आए थे तो वहाँ पर जो है ऐसा संज्ञान में उन्होंने लिया कि भाई काम मौके पर होता नहीं है। हाँ, टाँके तो बनते हैं, लेकिन जो जैसे 3 लाख का टाँका है उसमें 80,000 मटेरियल है और 1,20,000 रुपया लेबर है, तो लेबर का काम कम मिला। तो उस पर मंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसे कामों को बंद कर देना चाहिए कि भाई मौके पर काम नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर के अंदर दोहरा धरती है, लोग खाई खोदते हैं, तो आंधी शुरू होते ही वो खाइया बुरी जाती है। तो इस हिसाब से उनके जो है वो, क्योंकि दक्षिण के रहने वाले हैं, उनके वहाँ पर जो है जमीनें दूसरी तरीके की है, बाड़मेर जैसलमेर में दूसरे तरीके की, तो यहाँ पर आंधी से सारा काम चौपट हो जाता है। तो इस हिसाब से काम टाँके ही है मेन बाड़मेर जैसलमेर के अंदर। अगर टाँके बंद कर दिए जावे तो फिर न तो नाड़ियां काम की है और ग्रेवल सड़कें भी ज्यादा का दोहरा धरती है काम की नहीं है। इस हिसाब से टाँके ही जो है वो असल नरेगा के अंदर काम, हमें इसके जरिए से लोगों को रोजगार मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि भी टाँके ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन करें सरकार। तो जैसे बात करें सर, आपने जैसे सरपंच साहब बताया कि आज 2-3 कार्यकाल से आप सरपंच पद पे और स्टार्टिंग से धरातल से चलते आ रहे हैं, राजनीति से जुड़े हैं। तो जैसे एक तो पिछला कार्यकाल था उसमें आपने विकास करवाया था,
और इस कार्यकाल की बात करें तो 2020 के आज 25 तक की, तो इसमें क्या है, मान लिया अपन ने कि अपन मानते हैं कि 2 साल जैसे कोरोना जैसी महामारी थी, उसमें अपना पूरा देश जूझ रहा था, तो उसमें विकास की गति बहुत ही कम धीमी गति से चला है विकास। तो अब वर्तमान में क्या कंडीशन है, वर्तमान में आपको विकास करवाने में कैसी बाधाएं आ रही है, क्या विकास हो रहा है, क्या बजट आ रहा है समय पे, सरकार द्वारा जो किस्त आती है एसएफसी एफएफसी की आरडी का जो बजट आ रहा है, तो वो क्या समय पे आ रहा है? एफएफसी का जो बजट है वो समय पे आ रहा है, बिल्कुल, और एसएफसी का बजट है वो समय पर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। इस हिसाब से जो सार्वजनिक काम है, जैसे कोई स्कूल की 4 दीवारी है, बिल्कुल, या पंचायत की 4 दीवारी है, या सार्वजनिक जो भी चीजें बनी हुई है उनकी 4 दीवारियां हैं, बिल्कुल, तो उसमें एफएफसी के पैसे तो खर्च नहीं कर सकते। तो एसएफसी का पेमेंट अगर समय पर आता है तो हम कुछ पंचायत के अंदर विकास का काम करवा सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से भी थोड़ी ढील रहती है। और अब जैसे 2022 चल रहा है, तो 2019-20 तक का पेमेंट आया है, 21 का बाकी पड़ा है, 22 का बाकी पड़ा है। तो एसएफसी का पेमेंट जो है वो समय पर आना चाहिए ताकि हम ज्यादा विकास करवा सकें, और नरेगा की भी बजट जो है जल्दी आवे तो हम कुछ काम करवा सकें। और हमारा तो ये इरादा है कि भी पंचायत के अंदर ऐसा कोई घर बाकी न रहे, ऐसा कोई एरिया बाकी न रहे जिसके अंदर कोई न कोई सरकारी काम ना हो। हम जो है लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही है। अब बजरी की बाधा सबसे बड़ी बाधा है, अब इसको अगर दूर नहीं करेंगे सरकार, यही अगर भाव रहे तो फिर काम करवाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि जैसे सरपंच साहब ने बताया कि जो बजरी के भाव है उन पे अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी, उस पर कोई रोकथाम नहीं करेगी, तो विकास में बहुत ही ज्यादा बाधा आ रही है। और ग्राम पंचायत में विकास के मुद्दे पे बात करें तो विकास के परपथ में ग्राम पंचायतें 0 पे रहेगी। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब राजनीति की, राजनीति में आज एक सियासत चल रही है बहुत ही बड़ी, कि मुख्यमंत्री जी है अशोक गहलोत जी और उधर सचिन पायलट जी है, तो ये है एक बहुत ही बड़ा सियासत चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो राय ये है कि माननीय अशोक गहलोत जी अच्छे मुख्यमंत्री है, सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में जैसे पिछला चुनाव हुआ 2018 के अंदर, बिल्कुल, तो 5 साल पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने बहुत अच्छी मेहनत करी थी, बिल्कुल, और चुनाव मतलब लड़ा था, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऊपर से आला कमान का फैसला था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को बना दिया। तो सचिन पायलट ही से वादा किया था कि भाई कुछ समय अशोक जी गहलोत रहेंगे और कुछ समय फिर आपको रखेंगे। उसके बाद में मेरा तो यही है कि भाई अगर कांग्रेस सरकार को रिपीट करना है राजस्थान में, बिल्कुल, तो सचिन पायलट को लाना पड़ेगा, वरना क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से जैसे हमने 3 कार्यकाल देखे हैं कि अशोक जी गहलोत बीजेपी के बाद में फिर जो है कांग्रेस आती है, और कांग्रेस के बाद में फिर बीजेपी आती है। राजस्थान का एक ये परिपाटी है, परिपाटी को तोड़ना है इस बार, और कांग्रेस सरकार को अगर रिपीट करना है तो भाई सचिन पायलट को लाना पड़ेगा, मौका देना चाहिए। यही राय, बहुत ही अच्छी राय है आपकी कि सरपंच साहब का मानना यही है कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, अगर सरकार इसको रिपीट करना चाहती है तो बिल्कुल पायलट साहब को मौका देना चाहिए थोड़ा, कि उनको भी देखना चाहिए भी एक, क्योंकि पहले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर 2018 के, तो उसके अंदर भी यही वार्तालाप हुई थी कि भाई सचिन पायलट जी को मौका दिया जाएगा, इसमें 50% जो कार्यकाल है उसके अंदर अशोक जी रहेंगे और 50% वो रहेंगे। तो अभी भी आज भी जो जनप्रतिनिधि है, हमने कई जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, उनकी भी यही राय है कि सचिन पायलट को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए अगर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार रिपीट लड़ी है। बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब का। तो सरपंच साहब, और जैसे वर्तमान में अभी आपने इस कार्यकाल के अंदर अपनी ग्राम पंचायत में मुख्य क्या कार्य कर रहे हैं, ये बताइए। इस कार्यकाल के अंदर हमने नरेगा के अंदर सिन्नू टाके पूर्ण करवा दिए हैं, बिल्कुल, और अभी 45 टाकों का काम चल रहा है, बिल्कुल, और बाकी कुछ सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं एफएफसी के अंदर, जी जी, और एसएफसी के अंदर भी हमने 2-3 काम, जैसे कब्रिस्तान की 4 दीवारी है, शमशान की 4 दीवारी है, ये भी काम करवाए हैं, जी। चल तो रहा है, धीमे चल रहा है थोड़ा, क्योंकि बजरी की बड़ी समस्या है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से बाकी
पंचायत के अंदर ये है कि भी हमारी पंचायत ग्राम पंचायत नवातला एक शांत पंचायत है, 36 कौम की पंचायत है। इसमें सब निवास करते हैं, राजपूत, जाट, मुसलमान, मेघवाल, भील, वैसे सारी जातियां लगभग। बिल्कुल। तो सारी जातियों ने मिलकर जो मेरे ऊपर भरोसा जताया था कि भाई ये आदमी सबको साथ में लेकर चलने वाला आदमी है, तो उस हिसाब से हम भी चाहते हैं कि भाई सबको जो है फायदा मिले, 36 कौम को मिले। बिल्कुल। इस हिसाब से थोड़ा बदल की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो सरपंच साहब, बात अपन एक और आपसे सवाल है मेरा कि राजनीतिक पर्पज में कि जैसे हम यहाँ मिले हैं कई जनप्रतिनिधियों से कि कई भाजपा के हैं जनप्रतिनिधि और कई कांग्रेस के हैं। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वर्तमान में कांग्रेस के लीडर भी हैं। तो कई जगह जैसे पार्टी पक्ष के हिसाब से एक विकास के अंदर बहुत ही बड़ी बाधाएं आ रही है, तो उस पे आपकी क्या राय है? जैसे अभी आज कांग्रेस के जो बोर्ड है, जनप्रतिनिधि है और कहीं भाजपा के हैं, तो उनके अंदर ग्राम पंचायतों में कई जगह ऐसी कंडीशन है कि वहाँ विकास नहीं हो रहा है, बजट का अभाव बहुत कम जा रहा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय? क्यों ये मेरा इसलिए आपसे सवाल है क्योंकि आप एक पुराने जनप्रतिनिधि हैं और आपको राजनीतिक नॉलेज भी है इसके बारे में। इसके बारे में मेरी तो राय है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो जनप्रतिनिधि सरपंच होता है ना, बिल्कुल। वो किसी मतलब पार्टी के बैनर तले नहीं लड़ता है। वो सरपंच को तो ऐसा मतलब करना चाहिए कि जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो काम करने वाले हैं, मंत्री हैं, उनसे जो है मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेसी हूँ या बीजेपी का हूँ। मुझे तो मेरे जैसे हमारे यहाँ पर जो है मंत्री जी है अपने कैलाश जी चौधरी बीजेपी से, मेरे ऐसे संबंध है, मेरे दोस्त हैं और काम के लिए कभी वो मना नहीं करते हैं। तो हमारे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पंचायत के लेवल से, क्योंकि मेरी पंचायत के अंदर भी लोग बीजेपी के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं, तो सबको विकास, सबको काम चाहिए, सबको सरकार की तरफ से लाभ चाहिए। तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जहाँ तक मेरी सोच है मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप बात करें, अभी एक अपने बहुत ही बड़ा उत्सव है कि जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं और आगे दीपावली भी आ रही है, तो नवरात्रों के पावन अवसर पर आप अपनी जनता की ग्राम पंचायत, आपकी जो 36 कौम जो आपकी ग्राम पंचायत में रह रही है, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, विश्वास जताया है, मैं 100% उस विश्वास को नहीं टूटने दूंगा और उस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि विश्वास और भरोसा दो चीजें एक ऐसी है कि जब टूट जाती है ना तो उसकी आवाज नहीं आती है, लेकिन दर्द बहुत होता है। इसलिए मैं जनता का विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छा। ये थी हमारी खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि अब्बू खान जी से। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद।